गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेज में। मैं आपको करवाऊँगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कहीं से पैसे लेने हैं तो उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, उसके लिए जो हम कैपिटल यूज करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर, उसके लिए हमें क्या कॉस्ट जो है वो पे करनी होगी। तो उसके लिए हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बात ये आती है कि ये चैप्टर आपका यूज कहाँ कहाँ पे होगा आपके लिए। तो देखो, अगर आप एमकॉम में बिजनेस फाइनेंस पढ़ते हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो तो उसके अंदर आपका यूज होता है ये। बीकॉम में भी आता है आपका ये, +1 +2 के अंदर भी ये टॉपिक आपका कंसिडर होता है। और साथ में अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं कि ये चीज़ आपकी कि कहाँ से जनरेट हुई है। तो मैंने अभी बोला कि ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, एक पार्ट है। तो लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। जो एक फाइनेंशियल मैनेजर जो जो रोल प्ले करता है आपके लिए, वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो 3 रोल को प्ले करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, एक्वाइजेशन ऑफ फंड को करेगा। देन उसने फंड को गैदर कर लिया है, मार्केट से फंड को ले लिया है। देखो, अगर मान लो हम एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। अगर आपको एक जो है बिजनेस जो है लेना करना है और उस बिजनेस के करने के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ हमें चाहिए 1000 रुपीज। तो मेरे को 1000 रुपीज चाहिए और मैं एक कंपनी के अंदर एज ए फाइनेंस मैनेजर जो है अपॉइंट कर रखा है। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए क्या, कि मेरे को फंड को लेना कहाँ से है। देन एक्वाइजेशन ऑफ फंड। अब बात आती है कि मैंने फंड को जो है ले लिया है, अब मैं उस फंड को इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँगी। तो उसको हम उसके लिए जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आपका एलोकेशन ऑफ फंड। उसके बाद मैंने उस पैसे को इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब जो मैं पढ़ूंगी उसको बोलते हैं मैंने बिजनेस को भी स्टार्ट कर दिया। अब मैं उससे प्रॉफिट को अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर से अज्यूम कर रही हूँ मैं कि हमने जो अर्निंग की है वो की है 100 रुपीज़ की। अब मैं 100 रुपीज़ को कितने रुपए को अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगी और कितने रुपए को अपने ने एज ए डिविडेंड जो है इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। उसके लिए जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आपका अपॉर्शनमेंट ऑफ फंड। ठीक है। तो 3 रोल होते हैं जो एक बिजनेस मैनेजर जो है वो प्ले करता है आपके लिए। सबसे पहले एक्वाइजेशन, देन एलोकेशन, फिर अपॉर्शनमेंट। तो देखो, हम एक्वाइजेशन ऑफ फंड के अंदर जो है वो क्या क्या जो है रीड आउट करते हैं। तो उसके अंदर आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होता है आपका 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है आपके लिए शॉर्ट टर्म, देन मीडियम टर्म, देन लॉन्ग टर्म। ठीक है। अगर आपने कहीं से पैसे को लिया है, फंड को कहीं से उठाया है और वो लेस देन 1 ईयर के लिए ही आपने फंड को लिया है तो आपने फंड्स को यूज किया है शॉर्ट टर्म वाले को। और अगर आपने फंड को कहीं से उठाया है और वो 1 ईयर से तो ज़्यादा है लेकिन 5 ईयर से जो है आपका कम है तो आपके लिए होगा मीडियम टर्म। और अगर आपने पैसे को ऐसी जगह से लिया है जिसके अंदर आपका मोर देन 5 ईयर है तो आपने फंड को यूज किया है मोर देन लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है। साथ में एक्वाइजेशन के अंदर ही आपकी कुछ एक चैप्टर्स को और भी हम पढ़ते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही आपका पार्ट आता है भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला हम चैप्टर कर रहे हैं वो आपका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, अगर मान लो इसके अंदर हम ये रीड आउट करते हैं, अगर मान लो मैंने 100 रुपीज़ जो हैं उसको लिया है तो उसके ऊपर मेरे को क्या पे करना होगा, 10%, 15%।
ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या रीड आउट करते हैं कि मैंने 100 रुपीज़ मार्केट से लिए हैं, तो उसके अंदर से मेरे को कितने रुपए कहाँ कहाँ से लेनी है। अगर मान लो मैंने जो डिसाइड किया है कि अगर मैं 100 रुपीज़ ले रही हूँ, तो मैं वो डिबेंचर से ले सकती हूँ, इक्विटी से ले सकती हूँ, प्रेफरेंस शेयर से ले सकती हूँ। तो मान लो मैंने डिसाइड किया है मैं 20 रुपीज़ यहाँ से ले रही हूँ, 50 यहाँ से ले रही हूँ, और मेरे जो 30 जो हैं रुपीज़ जो ले रही हूँ मैं वो ले रही हूँ अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो इसको बोलते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब बात आती है कि मैंने पैसे को ले तो लिया, अक्वायर तो कर लिया, उसके बाद मैं इसको यूज कहाँ पे करूँगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। एक होता है मेरा करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, या मैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगी। अगर मैं बिजनेस को स्टार्टअप कर रही हूँ तो उसके लिए मेरे को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस को रन अप करने के लिए, मेरा बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट है, मैं बिजनेस को रन करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे ऑपरेटिंग साइकिल के लिए मेरे को जो है पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल, और अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो उसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर कैपिटल बजटिंग। ठीक है। ये आपके आएंगे फर्दर, अलग अलग चैप्टर होंगे, पूरे ही करेंगे हम। तो उसके बाद है आपके लिए कि अपोर्शनमेंट ऑफ फंड। अपोर्शनमेंट ऑफ फंड का मतलब ये है कि मैंने पूरे साल बिजनेस किया है, ईयर एंड आ गया है, मैंने कुछ एक प्रॉफिट जो है वो जो है अर्न किए हैं। अगर मान लेते हैं हमने 100 रुपीज़ जो है प्रॉफिट के अर्न किए, तो अब मैं ये डिसाइड करूँगी कि 100 रुपीज़ के अंदर से कितना परसेंटेज तो मैं इक्विटी को एज ए डिविडेंड पे कर दूँ, और कितनी पोर्शन ऑफ परसेंटेज जो है मैं रिटेन अर्निंग रखूँ। मीन्स प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैं बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करूँगी और उसको कंटिन्यू जो है वो करूँगी। तो उसको बोलते हैं हम आपका बिजनेस के लिए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स का मीनिंग क्या होता है भैया, मैं ये बोल सकती हूँ, अगर मान लो मैं मार्केट से जो है 100 रुपीज़ उठाई और उसके बदले में मेरे को जो है 10 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे, तो ये वो डिस्काउंट रेट है जो मेरे को पे करना है। या फिर मैं ये बोल दूँ कि जो 100 रुपीज़ में अगर आज के दिन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हूँ, उसके बदले में मेरे को 10 रुपीज़ मिलेंगे, तो एटलीस्ट ये तो वो वैल्यू है जो मेरे को अर्न करनी ही है। ये 10 रुपीज़ तो मेरे को अगर बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे को अर्न करने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट इससे कुछ ना कुछ मेरे को ज़्यादा अर्न करना चाहिए, तभी तो मेरे को कुछ प्रॉफिट होगा। अदरवाइज ये 10 रुपीज़ तो मेरे को मार्केट में पे ही करने हैं। तो इस वजह से हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर टू ए डिस्काउंट रेट। ये एक डिस्काउंट रेट को या प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको शो करेगा कि हमारे फ्यूचर में हमें कितने जो हैं किस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट को चूज नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल करवा देती हूँ मैं आपको। इससे पहले देखो, अगर मान लो मेरे पास जो है 2 प्रोजेक्ट हैं, 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर एक तो मेरा प्रोजेक्ट है ए और एक प्रोजेक्ट है मेरे पास बी। प्रोजेक्ट ए जो है वो अर्निंग करके देगा मेरे को 8%। मीन्स अगर मैं 100 रुपीज़ जो है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करूँगी तो ये मेरे को 8 रुपये कमा के देगा। जो प्रोजेक्ट बी है उसके अंदर अगर मैं 100 रुपीज़ जो इन्वेस्टमेंट करूँगी तो ये मेरे को 12 रुपये कमा के देगा। ठीक है। और अगर मैं मार्केट से अगर 100 रुपीज़ जो है उठा रही हूँ तो उसके बदले में मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दोनों केस में ही मैंने 10% ली है। ठीक है। तो दोनों में ही मेरे को पे क्या करना पड़ेगा, 10 रुपीज़। अगर मैं ए प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगा रही हूँ तो मेरे को क्या करना है, मार्केट के अंदर से 100 रुपये उठाने हैं, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी प्रोजेक्ट के अंदर, कमाएगा वो मेरे 8 रुपये, मेरे को मार्केट में पे करने पड़ेंगे 10 रुपये। तो मेरे तो 2 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो मेरे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब बात आती है बी प्रोजेक्ट की।
बी प्रोजेक्ट में क्या है, अगर मैं बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मेरा क्या होगा, 100 रुपीज़ ही मेरे को यहाँ पे लगानी है, कमा के देगा मेरे को 12, मार्केट के अंदर जो है पे करने होंगे मेरे को 10, तो 2 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से मेरे को बी प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए। ये बात हमें कब पता चली, जब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता था, प्रोजेक्ट का प्रॉफिट पता था। ये वाली चीज़ें प्रॉफिट वगैरह हम कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे, हम पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। तो ये 10% जो है वो मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, 10% जो है वो मैं कैसे कैलकुलेट कर पा रही हूँ, ये हम इसमें सीखेंगे। तो हमें ये साथ में ये भी हेल्प कर रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि हमें किस प्रोजेक्ट को चूज नहीं करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए। तो आपकी जो है मीनिंग है उसके अंदर भी यही बात है भाई। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर कर रहा है आपको क्या, एक डिस्काउंट रेट, जो आपको क्या बताएगी, एक डिस्काउंट रेट दैट यूज टू डिटरमाइन ए प्रेजेंट वैल्यू भी बताएगी, और फ्यूचर में कितना कैश आएगा, और साथ में आपको डिसाइड करने में कि आपको किस प्रोजेक्ट को जो है चूज करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट को जो है वो चूज आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ये चीज़ बताएगी कि किस प्रोजेक्ट को आपको चूज करना चाहिए और किसको चूज आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये हो गया है। अब बात आती है कि आप जब भी एक साथ में एक मिनिमम रेट भी बताएगा। मिनिमम रेट का मतलब क्या है कि हम जो है एटलीस्ट 10% तो हमें अर्न करना ही चाहिए। जैसे इसके अंदर देखो, अगर आपका जो है 10% जो है वो एक मिनिमम रेट था, अगर आप 10% से लेस देन जो है वो अर्न कर रहे हो तो उस केस में आपका प्रोजेक्ट जो हो वो कैंसिल हो रहा है। अगर आप उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो ही आप प्रोजेक्ट को चूज कर पा रहे हो। तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, जो फर्म को अगर मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू को अनचेंज्ड रखना है। अनचेंज का मतलब है यहाँ पे अगर उसको अपनी वैल्यू को बढ़ाना नहीं है और ना ही कम करना है, तो भी ये तो कम अर्न करना ही पड़ेगा, और अगर वो अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहती है तो इससे ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स का मतलब पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। अगर मान लो मैंने जो है 100 रुपीज़ की नीड है बिजनेस को रन करने के लिए, मैंने सोचा मेरे पास जो है 50 रुपीज़ तो है ही, मैं 50 रुपीज़ जो है मार्केट से उठा लेती हूँ। ठीक है, उसके अंदर आपका क्या होगा, जो 50 रुपीज़ मैंने सेल्फ के यूज की हैं और ये जो है मान लो मैंने मार्केट से डिबेंचर के फॉर्म में उठाए हैं, जो ये रुपीज़ हैं उनके ऊपर जो कॉस्ट जनरेट होगी उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो मीन्स अगर मैंने वैसे आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं करनी है, लेकिन अगर मैं इनको कहीं और इन्वेस्टमेंट करती तो जो अर्निंग मेरे को मिलती उसको लिए हम जनरेट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, या फिर इसी का दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और अगर मैं बाहर से मार्केट से पैसे उठा रही हूँ और उसके लिए मेरे को किसी आउटसाइडर को पे करने पड़े तो उसके लिए वर्डिंग यूज होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट के जो हैं आपके 2 पार्ट्स हैं आपके, जिसके अंदर एक है एक्सप्लिसिट, एक आपका इम्प्लिसिट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब मेरे को कोई भी रुपीज़ जो है आउट ऑफ पॉकेट का मतलब किसी आउटसाइडर को पे करने पड़ते हैं तो उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये किस टाइम पे करने होते हैं, जब हम डिवेंचर से पैसा ले रहे हैं, हम प्रेफरेंस से पैसा ले रहे हैं, या फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर से अगर जो है पैसे को ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पे करनी पड़ती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर ओनर जो है वो खुद के पैसे को ही बिजनेस के अंदर यूज कर रहा है तो उसके लिए जो वर्डिंग यूज होती है उसको हम बोलते हैं आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक रिटेन अर्निंग के अगर हम पैसे को मीन्स अगर हमने प्रॉफिट कमाया था उसका एक पार्ट हम बिजनेस के अंदर ही यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिटेन वर्डिंग यूज होता है। ठीक है, सबसे सस्ता होगा आपके लिए रिटेन अर्निंग, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। फिर देखो इसी का एक थोड़ा सा वर्डिंग का आपने जो है यूज किया है, इसने बोला है
एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो कब अराइज होगी, जब आपने फंड को राइज किया, मीन्स मार्केट से आपने उठाया। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो कब अराइज होगी, जब फंड आपके पास है ऑलरेडी, सिर्फ आपने क्या किया है, फंड को यूज किया है, तो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट अराइज होगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम पढ़ रहे हैं आपका यही कि मैंने आपको ये बता ही दिया, अपोर्शनमेंट ऑफ फंड में क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी रुपीज़ है, उसका एक पोर्शन जो हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कुछ पोर्शन आपका रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रख रहे हैं। अब बात आती है कि हम मार्केट के अंदर से पैसे को ले कहाँ सकते हैं। हमें पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स के लिए कि आपको किस किस चीज़ की कॉस्ट का पता होना चाहिए। हम डिवेंचर की फॉर्म में जो है पैसे को ले सकते हैं, प्रेफरेंस की फॉर्म में ले सकते हैं, इक्विटी शेयर की फॉर्म में ले सकते हैं, और रिटेन अर्निंग। तो इन सब की ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके लिए रिडीमेबल डिबेंचर, और एक होता है आपके लिए जो है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। देखो, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता था कि अगर मान लो मैंने 100 रुपये का डिबेंचर यूज किया और मैं उसको एक टाइम पीरियड मैंने अज्यूम कर लिया 10 ईयर के बाद मेरे को इसके ऊपर जो 100 रुपीज़ जो हैं वो उनको मैं वापस कर दूंगी, और 10 ईयर तक हर साल मैं इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो पे करूँगी। एक होता है इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब ये होता है कि मैंने 100 रुपीज़ मार्केट से उठाए, लेकिन मेरा बिजनेस जब तक रन अप करेगा मैं इन रुपीज़ को वापस नहीं करूँगी। जैसे ही मेरा बिजनेस ही बंद होगा तो ही ये जब एसेट्स को सेल किया जाएगा तो ही इन पैसों को मैं वापस करूँगी। तो उसके लिए वर्डिंग यूज होती है इरिडीमेबल। दोनों को आपको इस वजह से बताया गया है। वैसे डिबेंचर्स के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन कॉस्ट के अंदर हम दोनों को ही यूज करते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले भी रिडीमेबल के लिए अलग प्रोसेस होगा आपका, और इरिडीमेबल के लिए आपका अलग प्रोसेस होगा। इस वजह से आपको ये दोनों बताए गए हैं। देखो, अब सबसे पहले आप एक चीज़ और चेक कर लो। आप एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले आपका होता है कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए सेल। देन उसके अंदर से मैं एक बार अज्यूम कर रही हूँ कि हमने मान लेते हैं 1000 रुपीज़ की सेल की है। उसके अंदर से फिर हम लेस करते हैं आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी उसके को लेस कर देंगे जब इसके अंदर से, तो आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशंस। जब आप लोग कंट्रीब्यूशन के अंदर से भी आप क्या लेस कर देते हो, फिक्स कॉस्ट आपके बिजनेस की, तो उसके बाद आता है आपका वर्ड जो आता है EBIT। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि हमने वो अर्निंग करी है जिसमें से हमने इंटरेस्ट और टैक्स को पे नहीं किया है। इसके अंदर से हम क्या क्या चीज़ें पे कर चुके हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हम पे कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ जो है मैं आपको बताती हूँ। एक होती है टैक्स की शील्ड का बेनिफिट। अगर मान लो मैंने जो है EBIT जो है 2 फॉर्म है मेरी, एक है लीवर्ड फॉर्म, एक है अनलीवर्ड फॉर्म। लीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो डिवेंचर को यूज कर रही है, और अनलीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो डिवेंचर को यूज नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे EBIT ली है मैंने, दोनों ही केसेस में आपकी 11,000 रुपीज़ आई है मेरी। लीवर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसने हम अज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपका जो है 10,000 के जो हैं उसने डिबेंचर यूज किए हैं, और उसके ऊपर उसको पे करना है 10% इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर। तो उसके अंदर आपका क्या होगा, 10% इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 1,000 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट की अमाउंट। EBIT में से उसको लेस करेंगे, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 11,000। तो उसके अंदर जब हमने लेस कर दिया है, अब हम इसके ऊपर पे करते हैं टैक्स रेट। दोनों में ही मैंने अज्यूम किया है 50% है। 10,000 का 50% आपका 5,000 आ जाएगा, 11,000 का आपका 5,500 आ जाएगा। तब इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो टैक्स के बाद जो अमाउंट आती है उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स।
यहाँ पे आएगा आपका 5000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5500 रुपीज़। ये एग्जाम्पल आपको माइंड में रखना है। जब मैं आपको बोलूँगी आपको टैक्स का बेनिफिट मिला है तो आपको ये चीज़ ध्यान आ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं भाई। इसके लिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना। एक चीज़ और होती है भाई, सेल वैल्यू। आपकी ये टर्म यूज होगी बार बार, हर एक चीज़ में होगी ये। आप डिबेंचर का, प्रेफरेंस का, इक्विटी का, किसी की भी वैल्यू को चेकआउट करोगे तो ये हर टाइम आपके लिए यूज होगी। देखो अगर अज्यूम करो मैंने एक डिबेंचर्स जो है वो 100 रुपये का इशू किया है मार्केट के अंदर, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अगर मैंने उसके ऊपर डिस्काउंट पे इशू किया है वो, तो उसके अंदर से हम मान लेते हैं 10% डिस्काउंट है तो उसको लेस कर देंगे, फिर वो मेरी 90 वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो इसके ऊपर मैंने जो है 5 रुपीज़ एज ए कॉस्ट पे कर दी, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो मेरी सेलवेज वैल्यू फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी 85। और अगर मान लो इसको मैंने प्रीमियम पे इशू किया हुआ होता तो इस केस में क्या हो जाती, इसके यहाँ पे जो है मैं क्या कर देती, ऐड कर देती। फिर वहाँ पे मैं क्या करती, फेस वैल्यू जो थी मेरी 100 रुपीज़, उसके अंदर मैं 10 रुपीज़ जो है प्रीमियम के ऐड कर देती। फिर जो फ्लोटेशन कॉस्ट मान लो मैंने 5 रुपीज़ ही पे की है यहाँ पे, तो उसको लेस करती तो मेरी जो सेल वैल्यू वो आती 105। अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं सेल वैल्यू का नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो ये है कि जितने जो भी मैंने इशू किया है, वट एवर शेयर किया है, डिवेंचर किया है, प्रेफरेंस शेयर किया है, एक्चुअल में जो अमाउंट मेरे को रिसीव्ड हुई है उसको बोलते हैं सेल वैल्यू। ठीक है, मैंने चाहे 100 का किया है चाहे 90 का किया है, आखिर में मेरी जेब में मेरे कितने रुपए आए हैं उसको बोलते हैं सेल वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमें कैलकुलेट करना सीखना है आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो है उसको पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैं वैसे आपको ये थोड़ा सा नॉर्मली लैंग्वेज में एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो अगर मान लो मैंने मार्केट से जो है 100 रुपीज़ उठाए और उसके ऊपर जो है मेरे को जो है 10 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट के पे करने हैं, तो मैं उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करूँगी, 100 जो अमाउंट मेरे को पे करनी है अब वो लेंगे, नीचे उसके जो अमाउंट जो है मेरे को मिली उसके बदले में 100 रुपीज़ को मैं इसके नीचे लिख लूँगी। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या कॉस्ट आ जाएगी 10%। इसी की जगह अगर मान लो मेरे को सेम वही 10 रुपीज़ ही करने हैं लेकिन मैंने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो मेरे 90 रुपीज़ इसके डाउन आ जाएगा। फिर उसकी जगह अगर मान लो मेरे को 10 रुपीज़ ही पे करनी है कॉस्ट तो, लेकिन मैंने इशू किया है प्रीमियम पे, तो इसके नीचे जो है वो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो यही है भाई आपका इसका फॉर्मूला भी, कि अगर आपको जो भी आप जो है इंटरेस्ट जो है परपेचुअल या इरिडीमेबल डिवेंचर के लिए जो आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर लेंगे आई मीन इंटरेस्ट, नीचे लेंगे वो सेलवेज वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 रुपीज़ के साथ में। ठीक है, तो अगर आप इसको उसके बाद है टैक्स की शील्ड का जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, उसका मतलब ही यही था, इस फॉर्मूले के लिए ही मैंने वो एग्जाम्पल आपको बताया था। देखो अभी मैं उसको यहाँ पे अगर आप वैसे देखोगे तो आपको जो है आप सोच रहे होगे जो इंटरेस्ट है 1000 रुपीज़ वो आपके लिए कॉस्ट पड़ी है अगर आपने डिबेंचर को यूज किया है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम डिबेंचर यूज नहीं कर रहे हैं तो जो हमारी अर्निंग जो है वो सिर्फ क्या चेंज आ रही है 500 रुपीज़ ही कम हुई है। ठीक है, हमारे लिए कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ ना पड़ के क्या पड़ रही है सिर्फ 500। हमें कितनी अर्निंग कम हुई, सिर्फ 500 रुपीज़। ये चीज़ हमारी कब कम हो गई, अगर हम ये 1000 रुपये यहाँ पे नहीं करते तो हमें 500 रुपये जो है टैक्स के जो हैं वो ज़्यादा पे करने पड़ते, तो यहाँ पे हमें टैक्स जो हो 500 रुपये कम पे करना पड़ा, तो इसको बोलते हैं टैक्स की शील्ड का बेनिफिट।
आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेपर के अंदर कि हाँ कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें टैक्स की शील्ड का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके डिबेंचर ही होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें से इंटरेस्ट में से अगर टैक्स है, आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, तो हम लेस कर देंगे 1 माइनस में टैक्स, नीचे वही रखेंगे सेल वैल्यू। यही आपके सभी टर्म के लिए यूज कर रखे हैं, जो जो सिंबल आपने यूज किए हैं वो दे रखे हैं। KD मीन्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, फिर उसके बाद है आपका भाई I मीन्स है आपका एनुअल इंटरेस्ट, SV मीन्स सेल वैल्यू, और T मीन्स आपका जो है वो है टैक्स रेट। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये था किसके लिए पढ़ रहे थे हम, ये इरिडीमेबल डिबेंचर के लिए। अब बात आती है रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए क्या अलग से होगा। देखो एक एग्जांपल करवाती हूँ मैं पहले आपको। मान लो मैंने जो है मार्केट से जो है 100 रुपीज़ उठाए हैं और मैं उसको 10 ईयर तक तो यूज करूँगी, उसके बाद जो है मैं इसको पे करूँगी एज रिडीम करूँगी एक टाइम पीरियड के बाद, और मैं इनको जो है 110 रुपीज़ जो है वो पे करूँगी। 110 रुपीज़ मेरे को पे करने हैं बदले में। 10 साल जब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मैं हर साल जो है उसके ऊपर 10 रुपीज़ इंटरेस्ट की पे कर रही हूँ। इरिडीमेबल में तो हमने क्या देखा, सिर्फ डिबेंचर्स के लिए कॉस्ट ये है, लेकिन अगर हम जो है रिडीमेबल डिबेंचर्स को रीड आउट करते हैं तो उसके अंदर आपके लिए क्या होगी, जो 100 रुपीज़ का मेरा इशू प्राइस था और रिडेम्पशन प्राइस है मेरा 110 का, तो इन दोनों के बीच का जो 10 रुपीज़ मेरे को एक्स्ट्रा पे करने पड़े वो भी तो मेरे लिए कॉस्ट है ना, उसको मैं कहाँ से एडजस्ट करूँगी। अगर मैं 10 साल का जैसे ही पूरा होता है उस साल पूरे ईयर में मैं 10 रुपये अगर चार्ज कर लूँगी प्रॉफिट से, तो उस साल के तो इनका प्रॉफिट मेरा बहुत कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसको भी मैं 10 साल हर साल 1 रुपया क्या मान के चलूँगी, यहाँ पे कॉस्ट मान के चलूँगी। तो मेरी कॉस्ट जो है 10 रुपये ना आकर के क्या आएगी, 11 रुपये कॉस्ट आएगी, अगर मेरे डिबेंचर जो हैं वो रिडीमेबल हैं और मैं उनको प्रीमियम पे कर रही हूँ। ठीक है, इसके रिवर्स आप बोलोगे मैम हम प्रीमियम पे क्यों करेंगे, अगर हम डिस्काउंट पे तो कर सकते हैं कि मैं 90 पे कर दूँ। ऐसा कौन है जो आपका स्टार्टिंग में आपसे जो है 100 रुपीज़ देगा और बाद में आपसे 90 ले लेगा। इस वजह से रिडीम जो है पार पे ही होते हैं या फिर आपकी प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे कभी भी रिडीम जो है वो नहीं होती। अगर आप पार पे ही रिडीम कर रहे हो तो नो डाउट आपकी कोई रिडीम्पशन की कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा नहीं आएगी, सिर्फ आप इंटरेस्ट के ही कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो उसके इसमें जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्काउंट पे उस चीज़ को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ जो है रिडीमेबल में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट तो आपका होगा ही 10 रुपीज़ नो डाउट, साथ में जो रिडम्पशन की वैल्यू है जैसे मैंने एग्जाम्पल में यूज किया था 110, माइनस में जो हमें इशू के टाइम पे जो रुपीज़ मिले वो कितने रुपए मिले थे 100 रुपीज़, डिवाइड करेंगे एन मीन्स टर्म ऑफ डेप्ट, कितने साल तक हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे 10 रुपीज़ जो है आप एक्स्ट्रा पे करोगे, और हमने एग्जांपल में यूज भी क्या किया था कि हम 10 ईयर तक ही उसको यूज कर रहे हैं, तो हर साल 1 रुपया और इसके अंदर ऐड होता रहेगा। अब बात ये आती है कि मैं इन रुपीज़ को एवरेज भी क्यों कर रही हूँ। अगर देखो नेक्स्ट ईयर देखो, ये 1 रुपया जो मैंने प्रॉफिट का निकाल लिया, इस 1 रुपये को मैंने पे तो अभी नहीं किया, उससे नेक्स्ट ईयर फिर मैंने 1 रुपये निकाल लिया उससे, फिर और नेक्स्ट 1 ईयर। तो इस वजह से जो रिडीम वैल्यू है और जो सेल्वेज वैल्यू है उनका एवरेज इसके बेस में लेते हैं। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी आपके लिए भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट, सेल वैल्यू, ये सारी चीज़ें बाकी आपके लिए सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो आपका जो है दोनों ही पार्ट आपके लिए हो गए हैं, आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स और जो आपका इरिडीमेबल डिबेंचर्स। ये आपका एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दिया है। अब बात आती है कि इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा हो चुका है कि अगर आप जो है डिबेंचर को यूज ना करके आप जो है किसको यूज कर रहे हो, प्रेफरेंस को। इसके लिए हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिसको भी जो भी नेट के लिए तैयारी कर रहा है
और आप या फिर आप एस्टेट की भी कर रहे हो तो उसके अंदर भी इनके क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। एस्टेट के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अपडेट मिलती रहेगी जो जो भी क्लास आपके लिए होगी। थैंक यू सो मच।